दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 वीडियो या क्लास 7 का इतिहास का चैप्टर 3 है। आइए, हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे पार्ट 1 में कि यहाँ पर मतलब कि 5 वंशों ने राज किया था। 5 राजवंशों ने राज किया था। 5 वंशों ने राज किया था 320 साल तक। कब से कब तक? तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, यानी कि उसी को हम लोग कार्यकाल को आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार, जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, आइए समझते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने समय समय पर अपनी सीमा का विस्तार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देते हुए बंगाल, बिहार और ग्वालियर पर अधिकार जमाया। इसके बाद साम्राज्य का विस्तार मुख्य रूप से गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल को देखने को मिलता है। मतलब कि दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार हुआ था किसके किसके शासनकाल में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक में, और उसके बाद गियासुद्दीन बलबन, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इतने को मतलब इतने शासक के कार्यकाल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो है देखने को मिलता है। आगे हम लोग जानते हैं, सल्तनत काल में औरिज सेन विभाग की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने की थी। औरिज मतलब सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत का प्रसार दक्षिण भारत तक हो गया था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो समय चल रहा था उस समय दिल्ली सल्तनत का जो प्रसार था, मतलब जो विस्तार था, कहाँ तक चला गया था? तो दक्षिण भारत तक हो गया था। अलाउद्दीन के दक्षिण विजय का जो श्रेय है वो मलिक कफूर का जाता है। उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक कफूर, तो मलिक कफूर को जाता है। उसने देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र और पांड्य में सुल्तान की जीत दिलाई। और वो कहाँ कहाँ जीता था? तो देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र तथा पांड्य में सुल्तान की जीत दिलाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उत्तरी दक्षिण भारत के मध्य में प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। 12वीं सदी के आखिरी दशक में कुवैत अल इस्लाम मस्जिद तथा मीनार बनी। 12वीं सदी में आखिरी दशक में कुवैत अल इस्लाम मस्जिद तथा मीनार बनी। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बसाए गए सबसे प्रथम शहर में से स्थित था। यह जामा मस्जिद क्या था कि दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए बस सबसे प्रथम शहर में से एक था। कौन? तो अवैध कुवैत अल इस्लाम मस्जिद। बाद में इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार कराया। मतलब बाद में इस मंदिर का जो कार्य था वो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने मिलकर इसको पूरा कराया। इस मीनार 3 सुल्तान हैं। कौन कौन से? तो जो मीनार थे कुवैत अल इस्लाम और भी मस्जिद थे जामा मस्जिद, तो इनको कौन पूरा कराया? तो इनकी मीनारें जो थी 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। यानी कि 3 शासकों ने मिलकर इस मीनार को निर्माण को पूरा कराया। नेक्स्ट है मस्जिद। मस्जिद किसे कहते हैं? देखिए, यह एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। ठीक ना? तो वैसा स्थान जहां पर मुसलमान जो है अल्लाह के आराधना में सजदा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मस्जिद कहते हैं। मस्जिद एक प्रकार का कैसा शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। सजदा का अर्थ क्या होता है? कि घुटने और माथा टेक कर क्या करते हैं? आराधना करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तो मस्जिद में। तो मस्जिद आप लोग को समझ में आया कि मस्जिद किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी राजधानी जहां पनाह के मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद है जो कब बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, और दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह के मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी बेगमपुरी मस्जिद। नेक्स्ट है मोठ की मस्जिद। सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था। अब आइए समझते हैं दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था क्या थी। तो राज्य में शासन व्यवस्था को बनाए रखना किसी भी शासन के लिए बड़ी चुनौती है।
इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले समान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलाम को सूबेदार नियुक्त किया। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत की जो शासन व्यवस्था थी, तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि सामंतों और जमींदारों को स्थान पर उसने क्या किया कि विशेष गुलाम को सूबेदार नियुक्त किया, और इस गुलाम को फारसी में बंदगा कहा जाता है। उसने क्या किया कि सामंत और जमींदार को अपना शासक नहीं रखा, सूबेदार नियुक्त नहीं किया, विशेष गुलाम को ही क्या कर दिया, सूबेदार नियुक्त कर दिया। और इस गुलाम को फारसी में क्या कहते हैं, तो बंदगा कहते हैं। नेक्स्ट है कि सल्तनत के प्रारंभिक काल में प्रांतों का स्वरूप निश्चित नहीं था। सल्तनत काल में जो प्रारंभिक काल में प्रांतों का, जो प्रांत मतलब होता है राज्य, तो राज्य का जो आकार था वो निश्चित नहीं था। अविजित तथा अर्धविजित क्षेत्र को अमीरों में बांट दिया गया था। अविजित या अर्धविजित मतलब कि जैसे कोई क्षेत्र है जिसको जीते हैं, आधा जीते या पूरा जीते या नहीं जीते, तो उनको क्या करता था, अमीरों में बांट दिया जाता था। और वहाँ पर क्या होता है कि इन अमीरों का कार्य उन क्षेत्रों को जीतकर उन पर नियंत्रण स्थापित करना था। इन अमीरों का कार्य उन क्षेत्रों को जीतकर उन पर नियंत्रण स्थापित करना था। यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर कोई जीता हुआ क्षेत्र नहीं है तो यहाँ पर अमीरों आते थे और इसको जीतते थे। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के शासक आते थे। तो वही है कि इन अमीरों को का कार्य उन क्षेत्रों को जीतकर उन पर नियंत्रण स्थापित करना था। उनके क्षेत्र को इक्ता और अमीरों को मुक्ति कहा जाता था। उनके क्षेत्र को इक्ता और अमीरों को मुक्ति कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि 14वीं शताब्दी में प्रांतों को उपखंड में विभाजित किया गया, जिन्हें सिख कहा जाता है। जैसे कि 14वीं शताब्दी में प्रांतों को, जो राज्य थे, उन्हें उपखंड में बांटा गया और जिन्हें सिख कहा गया। इसका मुख्य अधिकारी सिकदार था। कुछ समय बाद सिखों को, जैसे कि छोटा छोटा जो भाग दिया हुआ है, तो कुछ समय बाद सिखों को परगना उपखंड में विभाजित किया गया, जो कई गांवों का समूह होता था। और इसे क्या कहा गया, परगना। और परगना के क्या था, तो परगना जो था कई गांवों का समूह हुआ होता था। और जब सल्तनत काल का पतन होने लगा तब सिख को सरकार तथा परगना को सिख कहा जाने लगा। और जब सल्तनत, दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म होने के कगार पर चला गया, तो सल्तनत का पतन होने लगा तो सिख को सरकार तथा परगना को सिख कहा जाने लगा। परगना महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई थी क्योंकि इस स्तर पर प्रशासन और जनता के बीच नज़दीक का संपर्क था। और परगना जो था महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई थी क्योंकि इस स्तर पर प्रशासन और जनता के बीच नज़दीक का संपर्क था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की न्याय व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत की न्याय व्यवस्था। सल्तनत काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान था। सल्तनत काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान था। उसका कर्तव्य शरीयत के अनुसार, शरीयत मतलब क्या होता है, तो इस्लाम का कानून, शरीयत के अनुसार न्याय का संपादन करना था। सबसे अगर कोई हेड था दिल्ली सल्तनत में तो वो था सुल्तान। और वो क्या करता था, तो उसका कर्तव्य था कि शरीयत के अनुसार न्याय का संपादन करना। मतलब किसी भी चीज़ का न्याय करना है तो किसके तहत, तो शरीयत के तहत। शरीयत का है तो इस्लाम का एक प्रकार का अपना कानून है। उसकी सहायता के लिए दीवान ए काजा होता था। और देखिए, सुल्तान की सहायता के लिए कौन होता था, तो दीवान ए काजा होता था। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों पर सुनवाई करने के लिए वह दीवान ए मजलिम नामक के न्यायालय में बैठता था। दीवान ए मजलिम नामक के न्यायालय में बैठता था। जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत है तो वो दीवान ए मजलिम न्यायालय में बैठता था। नेक्स्ट है कि यह अदालत सप्ताह में 2 बार लगती थी और मुख्य कार्य उसकी सहायता करता था। मुख्य कार्य उसकी सहायता करता था। साधारण रूप से दीवानी तथा फौजीदारी मुकदमों का निर्णय मुख्य काजी करता था। साधारण रूप से जो भी दीवानी या फौजीदारी मुकदमा है उसका निर्णय कौन करता था, तो काजी। काजी क्या था, तो प्रांतों तथा नगरों में काजी नियुक्त किए जाते थे। प्रांतों एवं, देखिए प्रांत मतलब हो गया राज्य और नगर मतलब छोटा जो शहर होगा उसे नगर का है। तो प्रांतों एवं नगरों में काजी नियुक्त किए जाते थे। काजी और मुफ्ती का पद वंशानुगत होता था। न्यायालय में कानून की व्यवस्था करने के लिए विधि विशेषज्ञ का और मुफ्ती होते थे। न्यायालय में कानून व्यवस्था करने के लिए विधि विशेषज्ञ व मुफ्ती होते थे। दंड प्रायः कठोर था, प्रायः अंग विच्छेदक
या मृत्यु दंड तक दिया जाता था। मतलब या तो किसी अंग को काट लिया जाता था या मृत्यु दंड तक दिया जाता था। तो आप लोग समझे होंगे कि क्या था दिल्ली सल्तनत का न्याय व्यवस्था। सबसे हेड कौन था? सुल्तान। और सुल्तान क्या करता था? तो शरीयत के अनुसार न्याय देता था। और उसमें अलग अलग थे, कौन कौन से थे? तो एक काजा होता था, और उसके बाद उसकी सहायता के लिए दीवान एक काजी होता था। और फिर कौन थे? तो दीवानी एवं फौजीदारी मुकदमों का निर्णय मुख्य रूप से कौन करता था? तो काजी। काजी क्या थे? तो प्रांतों तथा नगरों में काजी नियुक्त किए जाते थे। काजी और मुफ्ती कौन थे? तो इनका पद जो था वंशानुगत होता था। तो यह लास्ट टॉपिक है इसका कि भू नियंत्रण। देखिए, दिल्ली सल्तनत की एक प्रमुख उपलब्धि कृषि से होने वाले आय था। इस संबंध का राजस्व व्यवस्था से थी, तथा इसका संबंध जो था राजस्व व्यवस्था से थी। इस काल अवधि में समस्त जमीन को 3 भागों में विभाजित किया गया था। मतलब जो जमीन थे उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया था। किस समय? तो दिल्ली सल्तनत के समय। कौन कौन जमीन था? इक्ता जमीन, खालसा जमीन और इनाम जमीन। तो आइए समझते हैं इक्ता जमीन क्या था। देखिए, इक्ता जमीन अधिकारियों को इक्ता के रूप में मिली जमीन होती थी। खालसा जमीन सीधे सुल्तान के अधीन होता था, और सुल्तान ही उस पर क्या करेगा क्या नहीं, सुल्तान ही इसका मतलब जिम्मा रखता था, कि मतलब दायित्व तो उस पर पूरा जो देखने का तरीका है खालसा जमीन का सुल्तान के अधीन होता था। इनाम जमीन धार्मिक व्यक्ति या संस्था को दी जाने वाली जमीन थी। मतलब जो इनाम जमीन था एक तरह से जामा का जमीन था, या धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक कार्य के लिए दिया जाता था, या कोई संस्था को दिया जाता था, स्कूल खोलने के लिए या हॉस्पिटल खोलने के लिए, इस टाइप का। चौथा पॉइंट है किसानों को बालाहार कहा जाता था। और किसानों को क्या कहा जाता था? बालाहार। उसे उपज का 1/3 तथा कई बार आधा हिस्सा भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था, जिससे क्या थी किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। इसमें क्या था जो दिल्ली सल्तनत में, तो उससे उपज का 1/3 या कभी कभी आधा हिस्सा भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था, जिससे किसानों की स्थिति क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। तो तथा छोटे मुकदम तथा छोटे जमींदार साधारण किसानों का शोषण करते थे। मुकदम तथा छोटे जमींदार क्या थे? किसानों को हमेशा शोषण किया करते थे। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो आज हम लोग समाप्त किए कक्षा 7 का इतिहास का चैप्टर 3, जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत यहीं पर समाप्त होता है। मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाके 5 वंशों के बारे में डिटेल से जानें। और यह वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।